नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूँ आपके साथ निधि तिवारी। हमारे देश में बेरोज़गारी का क्या आलम है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं रोज़गार को लेकर और बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बेरोज़गारी का क्या हाल है, बेरोज़गारों का क्या हाल है, ये अच्छे से जानते हैं आप। लेकिन इस समय पर क्योंकि गुजरात मॉडल की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो गुजरात मॉडल कह कर वोट मांगने से चूकते नहीं हैं और कहते हैं कि पूरे देश को जो है हम बिल्कुल गुजरात मॉडल की तरह सुधार देंगे और बना देंगे। लेकिन इस गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है, वो भी अब सामने आ गई है। गुजरात के भरूच से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। हर कोई ये वीडियो शेयर कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या मोदी जी का गुजरात मॉडल यही है? दरअसल वीडियो में ये दिखाई दे रहा है कि एक इंटरव्यू सेंटर पर युवाओं की भीड़ लगी हुई है। सभी यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे। इस दौरान भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं, रेलिंग तक टूट जाती है, जिससे कई छात्र घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैकेंसी केवल 40 लोगों की थी, लेकिन हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई केवल 40 लोगों के लिए। एक होटल ने जो है वैकेंसी निकाली हुई थी। अब शिक्षित बेरोजगार युवाओं की भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है और ये फजीहत करवा रहा है मोदी जी के गुजरात मॉडल की और भाजपा की बड़ी बड़ी जो डींगे हाँकते हैं उनकी और बड़े बड़े दावों की पोल खोल रहा है ये वीडियो। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि किस तरह से विदेश में भी जाकर मोदी जी चूकते नहीं है और कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं कि वहां पर फजीहत हो जाती है और या तो उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा केजरीवाल की बेल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तमाम चीज़ें हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं मोदी जी के गुजरात मॉडल पर ही चर्चा करूँगी कि बेरोज़गारी का जो आलम है, वो इस कदर मतलब बढ़ चुका है कि आपने देखा होगा वीडियो तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार वायरल है। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं सर, ये जो वीडियो आपने देखा होगा, क्या आपने कभी भी सोचा था कि 40 वैकेंसी के लिए 40 पोस्ट की जो वैकेंसी खाली हैं, उसके लिए इस कदर भीड़ उमड़ पड़ेगी कि छात्र घायल तक हो जाएँगे, रेलिंग टूट जाएगी और ये वीडियो इस तरह से वायरल हो जाएगा कि तमाम नेताओं को इस पर टिप्पणी करनी पड़े। एक बार मैं ये वीडियो जो है अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, इस पर इसके बाद चर्चा ये वीडियो है और इस पर राहुल गांधी की टिप्पणी भी है। लिखा हुआ है कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। क्या कहेंगे सर इस पूरे मसले पर? देखिए, असल में जब पहले 2014-15 में 13 में ये बताया गया कि गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा और गुजरात मॉडल बनेगा और जर्मनी की और जापान की और फ्रांस की पता नहीं कहां कहां के ब्रिजेस की और बिल्डिंग्स की फोटो डाल डाल के हम लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, उत्तर प्रदेश बिहार वालों को, कि साहब गुजरात के अंदर ऐसी सड़कें हैं, ऐसे ब्रिजेस हैं। अच्छा, हमने तो ये सोचा नहीं था, हम लोग तो भोले भाले लोग, सोशल मीडिया से इतना प्रचार प्रसार हुआ, हमने मान लिया शायद गुजरात में ऐसा होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमें उत्तर प्रदेश वालों को भी गुजरात मॉडल दे दो। आज जो गुजरात के अंदर ये स्थिति है वही पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी युवा से आप बात कर लीजिए, अरे लोग एमबीए कर रहे हैं, 20-25 लाख रुपए में एमबीए कर रहे हैं, 15,000 की नौकरी मिल रही है या वो भी नहीं मिल रही है। इंजीनियरिंग करना लोगों ने छोड़ दिया है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, प्राइवेट नौकरियों में डिमांड नहीं है। जो डिमांड सप्लाई गैप है वो इस प्रकार से हो गया है कि जो एम्प्लॉयर है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि वो जानता है ये कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता, इसको जो मनाएगा करेंगे। तो वास्तविकता में, अच्छा फिर आपने बताया, अब बताइए वो विदेश जाके मोदी जी का आपने वो भाषण सुना होगा जिसमें फिर भारतवर्ष की वो बदनामी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये 2014 के पहले बड़ा वो था, डिप्रेशन था,
लोग जो है अवसाद में थे। अरे ये लोग अवसाद में हैं, ये बच्चे अवसाद में हैं। ये जो बच्चे रेलिंग के अंदर, और जिनको इतनी बुरी हालत है कि ये क्लास 3 की नौकरी है। ऐसा नहीं है कि कोई 1-1.5 लाख की तनख्वाह वाली नौकरी हो, ये 15-20 हजार की नौकरी के लिए हाल है। अच्छा, इन बच्चों का अगर आप पता चलाएंगे, इसमें आपको इंजीनियर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको एमबीए भी मिलेंगे। अच्छा, बैग सबने अपने पीठ में लादे हुए हैं, इसका मतलब ये दूर दूर से आए हुए बच्चे हैं, ये लोकल बच्चे नहीं है बलूच के। इतनी भयावह स्थिति है, किसानों की भी भयावह स्थिति है। अच्छा, विदेश में जाके आप हमारे देश की बदनामी करते हैं, जबकि दूसरों को कहते हैं कि साहब विदेश में जाके भारतवर्ष, तो आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं 2014 के पहले लोगों को अवसाद होता था, ये सोचते थे, इसका मतलब अच्छा पहले आप कह आए, चलिए पुरानी बातें, आपसे गलती हो गई, आज फिर आप कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात कहेगा तो विदेश वाले इसको मानेंगे क्यों नहीं। अच्छा, ये तो निधि आपको भी पता होगा, मेरे ख्याल से आपके 6-7 साल के बच्चों को भी पता होता है कि ऑस्ट्रिया कहां है और ऑस्ट्रेलिया कहां है। अरे ऑस्ट्रिया जो है यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, मतलब इतने दूर देश हैं दो। अब आप जो है खड़े हुए हैं ऑस्ट्रिया में, बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हूं मैं। अरे थोड़ा सा तो भैया बाल बुद्धि, चलिए बाल बुद्धि तो अब नहीं कह सकते, 72-73 साल की मेरी उम्र है, बाल बुद्धि तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब कौन सी बुद्धि कहा जाए। सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं, वो कांग्रेस वाले और इंडिया अलायंस वाले, खैर मैं अभद्रता को नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसी प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन हो रहा है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आज के तारीख में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन के खड़ी हो गई है कि हमें कपकपी चढ़ती है, अपने बच्चों के बारे में, अपने युवाओं के बारे में चिंता होती है कि ये बच्चों का जीवन कैसे कटेगा। जिनका जीवन कट रहा था, थोड़ा बहुत आर्मी में 1-1.5 लाख लोगों का, बच्चों का जीवन स्थिर हो जाता था, उनका भी जीवन बर्बाद कर दिया आपने। अब वो नई नई नौटंकी करते हैं, इनको सीआरपीएफ में ले लेंगे, इनको बीएसएफ में ले लेंगे। अरे लोगे तो तब भैया, इसका माने जो लोग अग्निवीर के अलावा वाले हैं वो कहां जाएंगे। अरे आप जॉब क्रिएट कर नहीं रहे, सरकारी नौकरी भर नहीं रहे, पेपर, अच्छा पेपर में जिस सबसे बड़ा आरोपी जो पकड़ा गया है उसको 1 दिन पहले अरेस्ट हुआ और 1 दिन बाद बेल मिल गई। ये तो आप वहां पे प्लीड करते हो अपने केस को, जिसे आप बता रहे हो सबसे प्रमुख आरोपी है नीट का, उसको 1 दिन के बाद बेल मिल गई। अगर इस तरह से होगा देश के अंदर, जो आरोपी हैं जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, इस प्रकार से स्वतंत्र घूमेंगे। और हेमंत सोरेन को 6 महीने आपने जेल में रख लिया, अरविंद केजरीवाल को 4 महीने आपने जेल में रख लिया, माने राजनीतिक लोगों को जेल में रखेंगे, और जो ये इस प्रकार से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको 1 दिन में बेल मिल जाएगी। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और ये आपको क्या लगता है कि ये जो बेरोजगारी का आलम है, ये कहीं पर भी खत्म होने का नाम लेगा कभी भी? क्योंकि पिछले 10 सालों में इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, एक तो पेपर लीक, ऊपर से नौकरी मिल नहीं रही है, तमाम चीजें हैं, और ऊपर से ये अग्निवीर जो थोप दिया गया है अलग से, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से अगर रोजगार मिले भी तो भी 4 साल का। तो इन सारी चीजों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, और जो बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है, आखिर किस कदर, क्या सरकार इसको सहन कर पाएगी? देखिए, अभी तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी ये आह्वान कर दिया है कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इनके लिए आप सारे बैरियर जो लगा रखे हैं उनको हटा लीजिए, इनको दिल्ली जाने दीजिए। देखिए, मैं उस भयावह स्थिति की कल्पना नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का बच्चा और देश का युवा और देश का किसान जो है वो कोई ऐसा काम करे कि देश की, लेकिन ये उसी दिशा में चीजों को ले आ रहे हैं। आज देखिए, 12 से 14 तारीख तक मुंबई के अंदर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। माने जिससे पूरा का पूरा एक कॉलोनी का डेवलपमेंट हो सकता है, उतना तो एक नचइये को विदेश से बुला के नचाने पे खर्च हुआ है। ये एक देश की अय्याशी का, एक देश के अंदर जिसे विलासिता कहते हैं, जिसको कहते हैं कि देश के अंदर जिसे कहते हैं फिल्दी रिच, मतलब एक तरफ देश के अंदर ऐसे बच्चे हैं बेचारे जो रेलिंग से गिर गिर के उनके चोटें लग रही हैं, और दूसरी तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और इतना विला पूरा बंबई जो है उसमें मार्गों को डाइवर्ट कर दिया गया है, रोड कन्वर्जन कर दिए गए हैं। जब वहां पे
पिछली बार उनका कार्यक्रम हुआ था तो पता चला कि वो वहां के एयरपोर्ट को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कर दिया। मतलब ये है कि पूंजीपतियों के लिए एक नियम है आपका और देश के मध्यम और गरीब वर्ग के लिए एक नियम है। तो ये जो विलासिता का प्रदर्शन हो रहा है, और देखिए ये बात बिल्कुल निधि सही है, जब तक हमारे देश की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए हमें विदेशों से कंपेयर अप नहीं कर सकते। हमारे देश में देश की गरीब जनता को जब तक परचेजिंग पावर नहीं मिलेगी, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो सकती। अमीर अगर अमीर होगा, गरीब अगर गरीब होगा, देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। जी, बिल्कुल सर, ठीक बात कह रहे हैं। और अब मैं मोदी जी का वो वीडियो दिखाना चाहूँगी जिस पर ज़बरदस्त वज़ीयत हो रही है, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, या तो उनको ध्यान नहीं रहा है या जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी और लोग उन्हें जो है ध्यान दिला भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। एक बार वीडियो जो है दिखाना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया का ये मेरा पहला दौरा है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का ये मेरा पहला दौरा है। तो सर ये जो है ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया को, और उसके बाद लोग चिल्ला कर बता भी रहे हैं कि ऑस्ट्रिया है, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया कहा है। तो इसी पर जो है लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में है, जाने से पहले कम से कम देश का नाम पता कर लीजिए। हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर के भरोसे गलती होती रहेगी। क्या कहेंगे सर उनके इस बयान पर और इस लड़खड़ाहट पर, इस हड़बड़ाहट पर? देखिए ये बात कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मुझे तो अफसोस ये है कि हमारे बारे में, हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स के बारे में, हमारे देश के अध्यापकों के बारे में, वकीलों के बारे में, प्रबुद्ध लोगों के बारे में विदेश वाले क्या छवि बनाएंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के बीच का अंतर नहीं पता तो हमारे बारे में उनकी क्या छवि बनेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो जनता के बीच से आवाजें आ रही हैं वो लगता है कि जो ऑडियंस है पूरा हिंदुस्तानी है और उसमें 90% गुजराती हैं। मेरे को नहीं लग रहा उसमें विदेशी है। मतलब जो ऑडियंस की आवाज आ रही है वो पता चले कैमरा दूसरी तरफ हो, लेकिन मोदी जी जब बोलते हैं तो कैमरा तो उन्हीं की तरफ होता है, बाकी कहीं तो कैमरा जाता नहीं। लेकिन कैमरे से अगर ऑडियंस की तरफ कैमरा जाएगा तो पता चलेगा कि हिंदुस्तानी लोग हैं। अच्छा, हिंदुस्तानियों को पता है कि टेलीप्रॉम्प्टर में अगर थोड़ा भी फेल हो जाए और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ ना पाए तो वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, दिल से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन भैया ये बाल बुद्धि, बैल बुद्धि, साण बुद्धि, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की गलती प्रधानमंत्री से हो जाए, अखिल स्वामी से हो जाए, निधि तिवारी से हो जाए, भाई हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की इज्जत को लेके विदेश गए, वहां पे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के अंदर आप अंतर कर रहे हैं। एक यूरोप में है और एक बिल्कुल एक्सट्रीम डिफरेंट साइड पे है, उसमें आप गलती कर रहे हैं। अच्छा, रूस में भी पता नहीं क्या क्या वो चाय और गप लगाने की बातें कराए, एक मीटिंग भी कैंसिल हो गई, वो भी बाद में पता चला क्यों कैंसिल हुई वो नहीं पता चला। तो पुराने हथियार हम लोग खरीद रहे हैं, जो हथियार उन्होंने पहले चीन को बेचे थे वो हथियार खरीद रहे हैं। अरे भैया पुराने हथियार उनके आउटडेटेड खरीदोगे तो आप भगत आपके करेंगे ही। लेकिन तब भी वहां पे कम से कम हवाई अड्डे पर बड़े लोगों को, सीनियर लोगों को और रूसी लोगों को वहां रिसीव करने आना चाहिए था। केवल हिंदुस्तानी और एक दो रूसी आदमियों का होना मेरे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए मान सम्मान की बात नहीं है। जी सर, बात करते सर अरविंद केजरीवाल की। तो आज उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ईडी वाले केस में। लेकिन आपने देखा होगा जब पिछली बार जमानत मिली थी राव जवेरी कोर्ट से, तो दूसरे तीसरे दिन ही सीबीआई ने उन्हें कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया था, ताकि एक में जमानत मिल गई तो कहीं वो बाहर ना चले जाए। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पोल खोलते हुए क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। मंत्री अरविंद केजरीवाल जी को राउज एवेन्यू के स्पेशल ईडी कोर्ट ने जमानत दी। आज देश के सबसे उच्चतम न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने
अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच हंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। 17 जुलाई को देखिए वो तो आतिशी जी ने भी बताया, कंसोलिडेट करेगा उनकी। देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी, पीएमएलए में मिलती नहीं है, उन्हें मिली। फिर लोअर कोर्ट में न्याय बिंदु जी ने उनको बेल दी। अब देश की हाईएस्ट कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्याय बिंदु जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब गई भैंस पानी में, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहाँ गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया। 2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए जो है 3 दिन की उनकी जो है इंटेरोगेशन करी। अब जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने, सीबीआई ने भी इनको अरेस्ट कर रखा है सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए। बट मैं ये मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पे सीआरपीसी से गवर्न होता है, जिसके अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूं। तो इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीबीआई के ऊपर है। और मुझे लगता है सीबीआई में तो बहुत सारे जो एक्यूज हैं एक्साइज केस के अंदर, उन सबको बेल मिल रखी है। वो सिर्फ पीएमएलए के अंदर जो है उनको बेल नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो जेल में थे। तो इट्स अ मैटर ऑफ आई थिंक सम टाइम कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जो मामला आएगा तो हमें उम्मीद है उनको बेल मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा करने वापस जो है लौटेंगे। तो ये सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि बेल मिलने के बाद भी जो वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये साजिश है और एक बेकसूर को फंसाया जा रहा है, जबकि जितने जो दोषी हैं तमाम वो जेल से इस समय बाहर है। क्या कहेंगे सर? देखिए, केवल अरविंद केजरीवाल का मसला नहीं है। आप ये अनिल देशमुख का केस आपको याद होगा, 15 महीने जेल में रखा था झूठे आरोप पर, एक एक्यूज पुलिस कमिश्नर के आरोप पर। उसके बाद नवाब मलिक को जेल में रखा, संजय राउत को जेल में रखा, उसके बाद आपने यहां पे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा। फिर आपने झारखंड के अंदर एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को जेल में रखा, उसे चीफ मिनिस्टरशिप से हटवा दिया। उसके बाद जब चंपाई सोरेन चीफ मिनिस्टर बने और हेमंत सोरेन को बेल देनी पड़ी क्योंकि फर्जी केस था। फर्जी केस में छूटने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो चंपाई सोरेन को भड़काने लगे कि साहब देखिए अब आपका पद इन्होंने छीन लिया। किसी आदमी, निर्दोष आदमी को पहले तो जेल भेजो, फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे, फिर उसकी बदनामी करो। माने एक केस हो तो रही बात, मैं आपको गारंटी देता हूं, लिख के दे सकता हूं, हिंदुस्तान के 90% लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आज अरविंद केजरीवाल कह दें कि आगे से हम इंडिया गठबंधन के साथी नहीं बनेंगे, अलग अलग होके इलेक्शन लड़ेंगे पार्लियामेंट का और असेंबली का, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के सारे केसेस वापस हो जाएंगे और कहीं ये बीजेपी में शामिल हो जाएं। मान लीजिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे। अगर हो जाएं तो ये इनको होम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। इनके लिए शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने अजीत पवार को जैसे बनाया, छगन भुजबल को बनाया, जैसे इन्होंने जिसपे सबसे ज्यादा आरोप लगाया करते थे अशोक चौहान पे, शुभेंदु अधिकारी पे, हेमंत विश्व शर्मा पे, तो ये जिन पे आरोप लगाते हैं, जिनको जेल भेजने की धमकी देते हैं, जिनसे दाऊद इब्राहिम के संबंध बताते हैं, इनकी तरफ आ जाते हैं तो उनको बड़े बड़े पद दे देते हैं और इनकी तरफ नहीं आते तो उनको जेल भेज देते हैं।
तो ये तो अब सर्वविदित हो गया है। इट इज नॉट ओनली मैटर ऑफ अरविंद केजरीवाल, इट इज ए वाइड स्प्रेड फिनोमेना। और आज के तारीख में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसके बावजूद इनके साथ खड़े हैं तो उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे सर आप। एक सवाल सर दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर, जैसा कि कल खबर आई कि लॉ फैकल्टी ने एक प्रस्ताव रखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में कि जो है मनुस्मृति पढ़ाई जाए। अब आपको क्या लगता है कि जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने फाड़कर जला दिया था, उसे आखिर पढ़ाने का प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है? हालांकि प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा, वीसी द्वारा कहा गया कि हमने खारिज कर दिया है, लेकिन ये प्रस्ताव आया क्यों? यही हिम्मत की बात है निधि, इसीलिए मैं खुलेआम आपके पैनल पे, आपके चैनल पे जय संविधान कहता हूं, जय भीम कहता हूं। इसलिए कहता हूं, देखिए आप निधि कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, एक बुद्धिमान दलित को ये अछूत मानते हैं और एक मूर्ख ब्राह्मण को ये छूत मानते हैं। क्या मतलब है इसका? ये क्या भगवान श्री कृष्ण के गीता में कहे हुए वाक्य कि हम सब आत्मा हैं और ये सब हमारे वस्त्र हैं, उसका विरोध नहीं करते? ये सनातन धर्म का विरोध नहीं करते? छूत अछूत क्या होता है? ये यही बात जो पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचलित रही, वास्तविकता में इनका बस चलता, इनको 400 या 350 सीटें मिल गई होती, ये मनुस्मृति लागू कर देते। सेंगोल लगा के पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने उसकी शुरुआत कर दी थी। ये तो अच्छा हुआ कि दबंग लोग जीत के आए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी वहां बैठे हुए हैं, राहुल गांधी भी बैठे हुए हैं, खड़गे साहब राज्यसभा में बैठे हुए हैं, महुआ मोइत्रा हैं, मतलब ऐसे दबंग लोग बैठे हुए हैं जो कि चैन से इनको बैठने नहीं देंगे अगर इनका बस चले। ये मनुस्मृति का मतलब है वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि 75-80% लोगों को न पढ़ने का अधिकार होगा, न किसी प्रकार के इज्जत का अधिकार होगा, जिसके मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। ये भारतवर्ष ऐसा देश नहीं है जहां पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की चीज नहीं है। वहां अमेरिका में कोई आपसे, यूरोप में नहीं पूछता है कि आप सवर्ण हैं कि बैकवर्ड हैं कि छूत हैं कि अछूत हैं। कोई छूत अछूत कैसे हो सकता है भाई? भगवान के बनाए हुए हम लोग हैं। ये तो आपका ये एक मठाधीशों का और ये धर्म के ठेकेदारों का जो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, वास्तविकता में ये मनुवाद के पोषकों का एक षड्यंत्र है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे सर आप। और इस बार जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए इलेक्शन में, आखिर क्या सोचकर सर खड़े किए? और कंगना रनौत को आप देखिए, वो कह रही है अगर मुझसे मिलना है तो आधार कार्ड लेकर आए, ताकि पता चले कि वो यहीं के निवासी है कि नहीं। आखिर कोई बाहर का निवासी आपसे क्यों अपनी समस्या बताने आएगा? जहाँ की आप है, मंडी की आप है, तो वहीं के ही लोग आपसे समस्याएं बताने आएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो पार्ट टाइम सांसदें निभाते हैं? नहीं, ये कैसी बात निधि आपने कर दी? अरे पार्लियामेंट संसद सदस्य है तो वो पूरा, आज के तारीख में कोई भी दुखी आत्मा उसके पास जा सकती है। राहुल गांधी कहाँ के सांसद हैं? वायनाड के और रायबरेली के ना। पूरे हिंदुस्तान की समस्याओं के बारे में क्या उनको सरोकार नहीं होना चाहिए? अरे हिंदुस्तान के क्या, पूरे मैनकाइंड का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम। अगर मुझे एक खबर मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी किसी निरीह बालिका या बच्चे के साथ या ब्लैक के साथ या किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो मैं अपनी आवाज बुलंद करूंगा। मैं वहां का पार्लियामेंट क्या, वहां का निवासी भी नहीं हूं, करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मानवता के प्रति मेरा कर्तव्य है। अगर मणिपुर की कोई औरत रोती हुई अगर कंगना रनौत के पास आएगी, उसका आधार कार्ड लेके उसकी बात सुनने से इनकार कर देंगी? वो हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है? हिंदुस्तान के नागरिक के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? अगर किसी बिटिया को हाथरस के अंदर जैसे ये मौतें हुई और वो लोग अगर चाहते हैं कि वो कंगना रनौत से मिलकर अपने दर्द को, तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि मैं केवल अपने, ये तो उसी प्रकार की बात हुई जो गिरिराज सिंह कहते हैं और एक ठाकुर साहब कहते हैं कि मैं केवल यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, बाकी सबका करूंगा। अरे अपने क्षेत्र का काम क्यों करोगे, बाकी क्षेत्रों का अगर आपको काम होगा? अरे हम तो ऐसे मानवतावादी लोग हैं, हम कहीं भी जाएं और रास्ते में पत्थर पड़ा हो और उसमें एक्सीडेंट होने का हो तो हम पत्थर को हटाने का प्रयास करेंगे, ये सनातन धर्म सिखाता है। आप कहेंगे नहीं सब मंडी के पत्थर हटाऊंगा, बाकी पूरे हिंदुस्तान के पत्थरों से मुझे कोई लेना देना नहीं। किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते? खैर मूर्खतापूर्ण बातें ही करेंगी, वो उनसे अपेक्षित है।
बिल्कुल ठीक बात है सर। जो कह सकता है कि 2014 के पहले देश आज़ाद ही नहीं था, 2014 के बाद था, तो उनसे हम कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं। फिलहाल के लिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा लगातार जो बेरोज़गारी का आलम बढ़ता जा रहा है देश में, इस पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी। नमस्कार।